ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2006 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित नाटक डगयाली की रात। लेखक हैं श्रीनिवास जोशी। तो लीजिए सुनिए नाटक डगयाली की रात। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की अरण्य स्थली है। यहाँ के हर एक पर्वत शिखर पर देवी या देवता बसते हैं जो स्थानीय लोगों के श्रद्धेय हैं। अटूट विश्वास से लोग उनका मनन पूजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी आस्था देवी देवताओं तक ही सीमित है। ये उन्हें महत्व देते हैं, पर इनका विश्वास डाक डगवांसों यानी चुड़ैल और प्रेत दानवों में भी है। ये प्रेत और चुड़ैल धरती पर वैसे ही चलते फिरते हैं जैसे कोई आम मानव। इनका विश्वास है कि भादो मास की चतुर्दशी और अमावस्या की रात को डाक डगवांस विचरते रहते हैं और किसी भी खुले में घूमते सुंदर पुरुष या नारी को चिपट जाते हैं और उनका जीवन तहस नहस कर डालते हैं। इन रातों को कोई घरों से बाहर नहीं निकलता और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। इसी विश्वास से जुड़ा ये नाटक प्रस्तुत कर रहा है एक ऐसे डाक को जिसका स्वरूप आज के युग में बदल गया है। ओ नुपे, देवी मैया, क्या कृपा करी रे तूने। आज आसमान नीला ही रखा, पर जाने कितनी देर को रखेगी तू ऐसा। अभी होनी तू प्रचंड और ढक देगी ये नीलापन। फिर शुरू होना रे तेरा तांडव। दे बरखा पे बरखा, दे बरखा पे बरखा, रुकने का नाम ही नहीं लेना। पर कब तक देवी माँ? बोल, आने दे सोच काती और वो चटक धूप निकलने की बस। वो क्या बोलते थे वो चश्मे वाले बाबूजी? फतूल, फतूल आ जा। ना ना, कुछ और ही बोलते थे। क्या था वो? लुत्फ। वो चटक धूप निकलने की लुत्फ आ जाना। अरे नुपे जी बाबूजी। अरे इस साल तो खूब बारिश हो गई भाई। अरे मजा आ गया है। अरे जो खट कई सालों से नहीं चली थी ना, वो भी चल पड़ी इस साल तो। ये तो ठीक जपा ना बाबूजी आपने, पर मेरे घर की छत के सब टिंडड़ू हो गए इधर उधर। अच्छा, स्लेटे गई फट। और बाबूजी पानी ऐसा अंदर आया कि चूल्हा भी गीला और बिस्तरा भी गीला। ओहो। अच्छा चल यारा, अब तो कुछ ही दिन रह गए बरसात के। फिर जब असौज कार्तिक लगा कि वो चटक धूप आएगी कि बस अरे शरीर सेकने का लुत्फ आ जाएगा प्यारे। ठीक बोला। हाँ, और सुन, उस समय तू अपनी छत भी ठीक करवा लेना। ठीक। जाड़ा और अगली बरसात सुख से कटेगी। अरे मियाँ, तू गरीब परिवार का आदमी है, तेरी तो सरकार भी मदद करेगी। अच्छा ऐसा करियो जी, मैं तेरी अर्जी लिख दूंगा। पर ठाकर साहब माने तब ना। पटवारी जी सेवक जी तो उनके बोले पर ही चलते हैं। ठाकर साहब हुक्म दे दे जे इसको भैंस दे दो तो भैंस ही लेनी पड़ेगी। ना ना, पहले भी तो तेरे को भैंस मिली थी भाई, वो कहाँ है? ओ तो ठाकर साहब ने बोला था जी कि तेरे पास दाना घास तो होना नहीं, इसलिए तू ऐसा कर जे इसको हमारे ओबरे में ही बांध जा। हाँ, और तू अपनी भैंस उनकी गौशाला में बांध आया। अरे यार नीरा मूर्ख है भाई तू। अच्छा बात सुन जी, वो तेरे को दूध दाद भी देते हैं कुछ की नहीं? छोड़ो बाबूजी, वो पढ़ तो रही है ना वहाँ। मुझे गरीब को पाप तो नहीं चढ़ रहा, नहीं तो मैं भगवान जी को क्या मुंह दिखाता जो उसको दाना पानी ना दे पाता। बाबूजी सोचो तो सही जरा। ना भाई ना, ये तो धोखाधड़ी है दोस्त। अच्छा सुन जी, मैं तेरी तरफ से एक अर्जी लिखता हूँ, तू जाकर उसे बीडीओ साहब को दिया। किस फजूल की बात में पड़ गया बाबूजी, छड्डो भी। आप तो सोच काती की उस धूप के बारे में बात करो। भाई तेने वो गैंडा देखा है? गैंडा? गेंडा? हाँ।
वो क्या होता है बाबूजी? अरे मेरे यार, एक जानवर होता है। कहते हैं कि असौज कार्तिक की धूप इतनी चटक होती है कि गैंडे की खाल भी उसी में सूखती है। बड़ी भारी नॉलेज रखते हैं आप। हर बात की नॉलेज आपके पास बाबूजी है। बात भी बड़ी मजे की लगते हैं। सुनो तो आरसू, पर मुंह मैंने नुप्पे को दे देनी है। ओ मुआ, तू बच्ची ही दे देनी है। जवान नहीं होना इन्होंने। 2 दिवाली निकली कि वो बिल्कुल तैयार। बात तो ठीक लगाई बा तूने है। पहली दिवाली तो अभी आई 3 मास में। हाँ। दिए जलाने, खील खिलौने बांटने और खाने। 1 साल ठहरो, फिर वही तमाशा। इतने में प्रभु ने भी हो जाना जवान। लड़की कब जन्मी, कब बड़ी हुई, कब ब्याहने लायक हुई, पता ही नहीं चलता है। भाई जाने कैसी कुदरत बनाई है मालिक ने। ये तो है भाई। उसकी माँ की भी यही इच्छा थी। पता नहीं कहाँ होनी अब, स्वर्ग में होनी कि नरक में। ना ना, वो क्यों जाने लगी नरक में? बड़े पुण्य कर्म वाली थी वो। हाँ, ये तो पंडित जी बोलते थे कि जो इस संसार में अच्छे कर्म करता है वो सीधा टिकट कटाता है स्वर्ग का, और जो करता है वह बुरे कर्म वो फेंका जाता है सीधा नरक में। क्या सच्ची मुच्ची के होते होने ये स्वर्ग और नरक? होते होंगे यारा। मैंने देखा था एक मंदिर में फोटो बना रखा था किसी ने दीवार में। अच्छा। एक तरफ नरक, हाँ। बड़ा कष्ट हो रहा था जो वहां जा रहा था। अच्छा। जलते कोड़े में चलो, जाड़े में ठंड में सुकड़ो, और नंगी पीठ पे कोड़े खाओ, और ना जाने वे क्या क्या। और आगे सुन, दूसरी तरफ स्वर्ग। अच्छा। आहा, भाई बड़ा आराम, खाने पीने सोने कपड़े जोड़े सब कुछ। अच्छा, सब कुछ। हाँ हाँ, और अच्छे साफ सुथरे कमरे। वो तो फोटो बनाने वाले ने ऊपर ठाकुर साहब की कोठी और नीचे तुम्हारी झोपड़ी देख ली होगी। बस उसी का फोटो वहाँ मंदिर में चेप दिया होना। इसी धरती पे ही है स्वर्ग और इसी धरती पे ही है नरक। देख मागी, ऐसा लगता है मेरे को कि आज तो तू ठीक ही बोल रहा है। जब गर्मी में हम ठाकुर के खेतों में काम करें तो ऐसा नहीं लगता कि अंगारे बरस रहे हैं आकाश से? बिल्कुल लगता है। और जाड़ों में घर की दीवार में पड़ी तरेड़ से बर्फानी हवा बदन में घुसती है ना, तो हड्डी हड्डी कांप जाती है। वही तो है बे नरक। ठीक बोला यारा। एक ऐसी जिंदगी है, ठाकुर के घर काम करो तो बेगार, ना पैसा मिलना ना धेला। अपने खेत में काम करो तो चौथाई छोड़ो बे ठाकुर के। ये बात नहीं कुछ जचती। जचे ना जचे, हम ठहरे नरकिए और ठाकुर होरी ठहरे स्वर्गीय। ठीक बोला बे। हो मेरी परमु, एक नरक से छुटनी और तेरे नरक में आ जाने। देख, ऐसी बात नहीं करनी मांगी तने। मेरा नूपा मेहनत मजूरी में अव्वल है। हाँ। ठोक बजा के काम करता है और ठोक बजा के दाम भी लेता है। जब तक परमू ने बनना मेरी बहू, तब तक नूपे ने मेरा घर भी स्वर्ग समान बना देना है, याद रख ले। अरे तब की तब देखेंगे। परमू, हाँ, कल मेरा और तेरा बापू बात लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? यही बे कि अब तेरा ब्याह कर देना है। तो कौन नहीं बात कर रहे थे? ब्याह तो सभी का होना है। मेरा होगा, तेरा होगा, अभी जैसे पीछे लक्ष्मी का हुआ, ओ उधर गोपू का हुआ। नहीं, पर तेरा ब्याह किससे होगा? उससे होगा भाई जैसे बापू उठ रहेगा। हाँ, वही तो बताना है तेरे को कि तेरा ब्याह मेरे से होएगा। हर कोई गांव का जवान होने जा रहा लड़का यही सोचता है कि परमू का ब्याह मेरे से ही होएगा। हर कोई क्यों सोचता है ऐसा? और लड़कियां नहीं रह गई है गांव में? रह गई हैं तो तू भी ढूंढ ले उनमें से एक। मेरा थामने को क्यों बैठा है तैयार? अरे और लड़कियां नीचे तल्ले में, और मेरी परमू सबसे ऊपर तारा जैसी चमचम करती है, बस इसलिए। मेरी परमू तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्टाम्प पेपर पे लिखा लाया है कि परमू मिलनी है तो इसे पागल को मिलनी है। पागल है। ठीक ही बोलती है रे तू, पागल ही तो हूं मैं। सपने में भी कोई आती है तो तू। कभी कभी तो ऐसा भी नजर आता है कैसा? कि तू चूल्हे में बैठी रोटी बना रही है, अच्छा। और मैं पास में चौकड़ी मार के बैठा गरम गरम खा रहा हूँ मजे से। तू
अपना तो जरा अच्छा सा देख लिया कर। रोटी खानी है तो कम से कम बाजार में जाके किसी होटल में मेज कुर्सी में खाता देखा कर मुझे। वो जैसे वो ठाकुर साहब के घर में खाते हैं ना लोग, वैसे। तू उनके घर कब गई? तो क्यों गई थी वहां? मकान के ऊपर के मंजिल में पहुंची कैसे तू? तने खाते कब देखा उनको? इतने सारे सवाल लगा दिए तूने, जैसे तू मेरा घर वाला ही बन गया है। मैं नहीं गई थी वहां, पर बाहर से तो देख ही सकती हूँ ना। या आंखें बंद कर लेनी चाहिए मेरे को? चलती सड़क से नहीं दिखता उनका खाने वाला कमरा? अब मैं जा रही हूँ, कहीं और सवाल लगा दे। अरे ठहर तो, कहाँ को जा रही है तू? वो शादी ब्याह वाली बात तो लगाई नहीं तेरे साथ। ओ, तेरा बापू मेरे बापू से बात कर रहा था, आने वाली दिवाली जाने देनी, दूसरी भी जाने देनी, उसके बाद जो तीसरी आनी ना, हाँ? वो नहीं जाने देनी, उससे पहले परमू ब्याह देनी नुप्पे के साथ। 2 दिवाली हुए ना, 2 युग, तो सब्र करके रख, सब्र। ना ना, टाइम जाते नहीं कुछ भी पता चलता। अब देखना, मेरी माँ गई और तेरी भी गई। ऐसे लगता है जैसे अब भी हुआ था, पर पूरे 3 साल हो गए उनको गए। दोनों स्वर्ग में बैठी हमारे ब्याह के बारे में सोचती होंगी। वहाँ तो मालपुड़े, सिडकू, पटांडे और इंचुली खा रही होंगी। हाय मेरा नुप्पा, हाय मेरा बचुआ, ये नहीं बोल रही होंगी। हाय मेरा नुप्पा, हाय। क्यों रे नुपे? जी बाबूजी। क्या हाल है तेरे बापू के? दवा दारू चल रही है? और कुछ फर्क भी पड़ा कि नहीं? बाबूजी वैद्य को दिखाया, हाँ। पंडित जी से टीपा भी दिखाया, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा। आपने कहा तो अस्पताल भी ले गया था। अच्छा, डॉक्टर को भी दिखा दिया, भर्ती करने को बोल रहे थे डॉक्टर साहब। फिर भर्ती क्यों नहीं किया? देखो बाबूजी, कुछ पैसे आपसे लिए, कुछ बापू ने जमा कर रखे थे मेरे ब्याह के लिए। हाँ। पिछली दिवाली से लगे हम पैसा इकट्ठा करने, बस आने वाली दिवाली के बाद मेरा लगन भी पक्का होना था। हाँ। वो तो गया बाबूजी, और जाता भी रहे। बस बापू एक बार ठीक हो जाए, लगन तो फिर भी आ जाएगा। कुछ मैंने भी कमा के रखे थे लग से। अच्छा। सब लगे बापू की इस बीमारी में, तब भी मैं तो था ना तैयार भर्ती कराने को, पर बापू ही अड़ गया। बोलो। पैसे वैसे क्या होते हैं बाबूजी, कहीं से इंतजाम हो जाता। हाँ, वो तो हो ही जाता है इंतजाम। रात को भी मैं तो मंजूरी करके कमा लेता। और बापू है कि बिल्कुल मानता ही नहीं है। ना ना, कह क्या रहा है वो? देख भाई, जब डॉक्टर कहता है कि भर्ती हो जाओ तो हो जाओ भर्ती। अरे तंदुरुस्त होकर घर ही तो आना है। बापू बोलता है ना जी, जो उसने अस्पताल में रह के अपनी मिट्टी नहीं करनी खराब। बोलता है जो शरीर ने धोखा दिया तो यही होना राम नाम सत। बोल बेरा। घर में हो तो पुरखे और मेरी माँ सब वहीं से उठे थे, तो ऊपर जाके उनसे मेल मिलाप तो रहेगा ना। अब क्या समझाऊं तेरे को मैं? ब्लैक चीज ने ऊपर जाकर मिलना है तो यहाँ से उठे चाहे अस्पताल से, है दोनों जगह से उठने पर मिल ही जाना है ना। और अस्पताल से ठीक होकर घर आने के ज्यादा अवसर हैं। अरे यार मेरे को एक बात बता, भाई घर में कौन डॉक्टर है, तू या मागी? बोले रात बेरात कुछ हो जाए तब क्या करोगे? अब बाबूजी मैं तो क्या कह सकता हूँ, सारी उम्र बापू ने जो कहा वो किया। माँ मरी, बच्चा था मैं, जैसे बापू ने बोला वैसा किया। सर मुड़ाया, हरिद्वार ले गया, उसकी अस्थि कर्म किया वहीं। मेरे को पता है यार। ऐसे उसको पार लगाया बाबूजी। अब के मैंने मनाया भी बहुत बापू को अस्पताल में रहने को, बिल्कुल ही नहीं मानता। अस्पताल के नाम पर चीखे लगाता है। बोलो क्या करना, अब घर ले आया हूँ, अब जैसा मालिक चाहेगा वैसा ही होना है। अच्छा भाई, हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि तेरा बापू ठीक हो जाए और उसको लंबी उम्र मिले बेचारे को। अब जितनी देर निबड़ है मैं छत की टीन स्लेट ठीक बैठा लेता हूँ। अरे आज डग्याली की रात भी है, अंधेरा होने से पहले ही काम करना है, नहीं तो डाक डंगवास का बसेरा हो जाना सारा संसार। फिर कैसा काम और कैसा राम। तो चढ़ लूं मैं छत पे। ये पाँव पसंद है, बिल्कुल ठीक पहुंच गया मैं जगह पे मैं। ओ देखो जी, है पारलीधार के जंगल से चले बादल, अभी पहुंचने यहाँ तक।
कल जब शाम को मैंने देखी थी ना लाल लाल बादलियां, तभी समझ गया था जे कल बरखा होनी तो तड़ातड़। मेरा बापू जपा करता था, जब शाम को इस किनारे में बादल देखो ना पके हुए, तब समझो कि दूसरे दिन बरखा होनी। शाव शाव शाव। ये देखो कैसे स्लेट खिसकी हुई, ये बिठानी थी मेरी जगह पर। ओ और वो वहां से भी पानी घुसता है अंदर को, बस नाड़ू बना देता है, उसको भी बिठा ही देता हूँ। बाबूजी भी बहुत ही मजेदार बात सुनाते हैं। मैं तो छत पर ही चढ़ा हूँ, वो तो बोलते थे कि गोरे लोग तो चांद पे चढ़ गए। ए बाबूजी पता नहीं कहाँ से आके चिपट जाते हैं मेरे को, बातों बातों में देरी करा दी ना। हेलो बे, ये देखो अब बरसना बे पानी, फिर घर के अंदर ही नाड़ू फूट जाने। जल्दी जल्दी से ठीक ठीक से बिठा देता हूँ इन स्लेटों को। वो कौन है? वो खेतों में, वो तो मेरी परमू है। खेतों की गुड़ाई करके घर को दौड़ी है। कितनी जवान हो गई है। अगर बापू न मरता तो मेरा ब्याह हो जाना था अब तक इससे। नस्ल सुधर जानी थी मेरी, पर इसका बापू तो कहता है। हेलो बे, अब परमू का बापू आ गया बीच में। ऐसे तो नूपा हो लिया तेरा काम। आज तो डाग डगवां से जरूर चिपट जाने तेरे को। नूपा, ओ नूपा, आज डगियाली की रात है, सारे स्लेट ठीक से बिछा ले नूपा। भेकड़ी भी ले आनी थी, ऊपर बिछा लेनी थी, कहीं खुला रह गया तो झपाक से डाग पहुंचेगी अंदर। देवी देवता भी पूजे रखने थे, डाग चिपटी तो आने में बड़ी मुश्किल। और डाग से पहले तू ही क्यों नहीं आके चिपट जाती मेरे को? अच्छा ये बता, ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? दराट है और क्या? काटेगी मेरे को? हाँ हो भी सकता है। सारी बरादरी बोलेगी जब परमू ने अपने होने वाले पति को ही काट दिया। अब तो बरखा हो रही है तेज, मैं तो दौड़ी, मैं तो चली अपने घर। परमू ठहर जाना, रुक जा। मैं नहीं रुकती। इसके साथ बात करते इतना मजा क्यों आता है? उसको भी आता होगा, पता नहीं, पूछना पड़ना। नुपे, ओ नुपे, हाँ जी महाराज। कहाँ मर गया बे? ठाकुर बुला रहे हैं, जल्दी आ जा, बस पहुंच ही जा। बस आएगा महाराज, 1 मिनट में आ गया। कोई बात तो होनी जरूरी, तभी तो मालिक ने बुलाया है, वरना डग्याड़ी की रात को क्यों बुलाना था हुजूर ने। चलता हूँ। वो क्या मंत्र था जिससे डगवा से नहीं चिपटती है? रख राम, रख देव, रख शीश, रख महेश, रख पौन, रख पानी, कुरगण देवी, सर्व चक्र। डाग चिपटी मेरे ऊपर, माफ कर देवी, घर से बाहर आ गया, ठाकुर ने बुलाया था। ले ले, नरबली लेनी है तो ले। डाग झपटी नहीं मेरे ऊपर। अरे 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 धुंध में नाशपाती का पेड़ डाग जैसा दिख रहा पड़ा मेरे को। कहाँ उड़ गया मेरा चेत, मेरा होश? देखो तो कैसे भरम में रहते हम, पेड़ और डाग। सच दो नहीं होते, एक ही होता है। या तो पेड़ होता है या डाग होती है, दूसरा हमेशा झूठ होता है। डग्याड़ी की रात ना होती तो पेड़ मेरे को पेड़ दिखता। ये क्या? ये तो ठाकुर साहब की कोठी आ गई, पता ही नहीं चला। आ गया नूपा?
तू यहाँ, तू क्या कर रही है यहाँ? दिखता नहीं, बैठी हूँ। बैठी तो है, पर यहाँ अकेले में क्या कर रही है? बापू कहाँ है तेरा? पटवारी जी और सेवक जी आए हैं। बापू को घर ठीक करने को पैसे दिए हैं। बैलों का एक जोड़ा भी मिलेगा। क्या? एक सिलाई की मशीन देंगे। बापू कह रहा था कि वो मशीन मेरे दाज में दे देगा। तेरा बापू कहाँ है? पटवारी जी कागज भूल आए पटवार खाने, लेने गया है। सवेरे तक आ जाएगा। सवेरे तक? ना दाग नहीं चिपटेगी उसको? पंडित जी ने मंत्र बांध दिया है। सरसों की पोटली का धागा भी बांध दिया है उसके हाथ में। इतना करने पर भी भेखड़ की बुट्टी ले गया हाथ में। ओ नुपे। जी महाराज। अरे पटवारी जी सेवक जी आए हैं। जी मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज? हम सोच रहे थे कि इस बार तेरे को एक भैंस और दिलवा दें। भैंस? पहली भैंस तो खूब अच्छा दूध दे रही है। बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब, अगर इजाजत है हुजूर तो। हाँ बोल बोल। पर आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए मालिक, तभी बोलूंगा। नहीं तो आपने जो मेरे बारे में सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। अरे बातें तो खूब बनाने लगा है अब तू। बक बक, क्या कहना चाहता है? मालिक की खैर रहनी चाहिए, तभी जबान हिलेगी महाराज। अरे तू नहीं बोलता तो हम ही बोल देते हैं तेरे लिए। सेवक जी, अरे इसे भैंस नहीं चाहिए तो एक जोड़ी बैल दे दीजिए। नहीं 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 सरकार, इतना पाप नहीं चढ़ाओ मेरे ऊपर। अरे इसमें पाप कैसा? मालिक अन्नदाता, ना मेरे पास घास और ना ही खेत जिनमें हल चल सके। छोटे से खेत को तो मैं हाथों से भी खोद जोत देता हूँ महाराज। बैल मिल जाएंगे तो मैं उनको पालूंगा कैसे? हाथों का बड़ा नखरा हो गया है तेरे को। ये जान ले कि हमारे कारण हाथ हैं। जी मालिक। हम चाहें तो हाथ हमारे पास रहें और तू वहां अपने दरो दीवार में। जी। क्या भैंस नहीं पड़ रही है तेरी कामचोर? जो हम कह रहे हैं वही मान ले। भैंस तो महाराज आपके प्रताप से पड़ रही है। वैसे आपकी बात वेद का अक्षर मालिक, पर विनती सुन ले तो मेरा जन्म जन्म का कोड़ दूर हो जाए। आपके वंश की बेल कभी खत्म ना हो स्वामी। आपकी हवेली में सोना और चांदी बरसता रहे। जैसे तेरी भैंस पड़ रही है वैसे ही तेरे बैल भी पड़ जाएंगे। पर तूने स्तुतियों की ऐसी झड़ी लगाई है कि सुनना पड़ेगा। ये चरणों में पड़कर जाने कैसी कैसी चापलूसी की बातें करना तो तुमको घुट्टी में पिला देते हैं तुम्हारे माँ बाप। अच्छा बक, क्या बकना है तूने? सोचेंगे मालिक, मेरे घर तो क्या, झोंपड़ी की दशा बहुत बुरी है मालिक। 2-4 छिट्टे पड़े कि भीतर पानी पानी हो जाता है महाराज। रहना मुश्किल है अन्नदाता। सारी छत पानी का नाड़ू बन जाती है। घर मरम्मत के लिए कुछ दिलवा दो तो सारा जन्म आपका नौकर बन के जिंदगी काट दूंगा। फिर से सोचे, पैसा तो मिल जाएगा। जी मालिक। और बैंक से हमारी जमानत पर कर्जा लो। पर कर्जा ना चुकाया तो मकान और जमीन हमारी हो जाएगी। क्योंकि बैंक का कर्जा तेरे बदले हम चुकाएंगे। पाई चुकाऊंगा सरकार। घर बन जाएगा तो मेरी नस्ल सुधर जाएगी मालिक। जो मेरे घर बैठेगी ना जी, वो भी खुश होगी मेरे भाई बाप। आपकी दुआई पड़ा करेगी नित नित। ऐसा है तो ले, इस कागज में अंगूठा लगा। अरे बाएं हाथ का लगाइयो, कहीं दाएं का ना ठोक दियो। जाने कितने कागजों में अंगूठा लगा चुका हूँ मालिक। पूरा शरीर कहीं ना कहीं गिरवी रखा हुआ है। उस शरीर को नोच नोच के खाने के लिए हम जैसे कई गिद्ध बैठे हैं, यही कहना चाहता ना तू? मालिक। एहसान फरामोश। मालिक, ऐसा सोचूं भी तो कीड़े पड़े मेरे बदन में, गड़ गड़ के टुकड़े कट जाए। आपने उपकार किया तो मेरा बाप उतरा इस संसार से। जाने कितने उपकारों के तले दबाऊं मैं। ठीक है। ऐसा सोचूं भी तो धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। अच्छा जा, अब बन जाएगा तेरा काम। ऐसी कृपा बनाए रखोगे मालिक जा। तो जरूर से जरूर बनेगा मेरा काम। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। डगयाली की इस रात में खुले आकाश के तले तैरते डाक डगवांस से नूपा बच सकता था, पर जिंदगी के हर पड़ाव पर जो डाक डगवांस का सिर्फ मुखौटा नहीं ओढ़ते
और उनकी रग रग में बहता खून डाक डगवांस का ही होता है। उनसे कैसे बचा जाए? नीचे कमरे में बैठी सुंदर अल्हड़ एकदम जवान परमू का ध्यान हो आया। परमू, हाँ घर नहीं चलना अब? तेरा बापू तो सवेरे तक आएगा, तू क्या करेगी यहाँ? ठाकुर जी हुक्म देंगे तभी तो जाऊंगी मैं घर। अभी ठहरने को कहा है उन्होंने। हैं? कहती थी तेरी जरूरत पड़ेगी अभी हमको। मालिक, ओ मालिक। अबे क्या है बे? जैसा तेने चाहा वैसा तो हो गया, अब काय को कान खा रहा है? कहीं बैलों की जोड़ी लेने का इरादा तो नहीं बना लिया? नहीं मालिक, मैं सोच रहा था परमू के लिए जी, इसका बापू भी रात ढले ही आएगा तो इसको साथ ले जाऊं, इसके घर छोड़ दूंगा मालिक। पागल तो नहीं हो गया है? आज डगयाली की रात है, हर सुंदर प्राणी को डाक डगवांस निकल जाती है। तो जा, 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 जा। डगयाली की रात। आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2006 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। नाटक के लेखक थे श्रीनिवास जोशी और प्रस्तुतकर्ता थे कुंज किशोर रोहाल। प्रस्तुति दल के सदस्य थे एएस परमार, डॉक्टर हुकम शर्मा और जितेंद्र गुप्ता। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे भूपेंद्र शर्मा, हुकम शर्मा, सुरेंद्र गिल, परमेश शर्मा, अनिल शर्मा, जवाहिर कौल और आरती सूद। यह नाटक आकाशवाणी के शिमला केंद्र पर तैयार किया गया।